हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलियास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आपका आप जानते हैं मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। अभी हम कर रहे हैं 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स, और दो एक्सरसाइजें हमने कर ली हैं जो कि मैंने आपको मोबाइल से पढ़ाई थी। लेकिन अब मैं आज व्हाइट बोर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। मोबाइल फ़ोन पे इस मोबाइल फ़ोन पे पढ़ाना जो कि उसका बोर्ड में इस्तेमाल कर रहा था, दैट इज़ लिटिल ऑकवर्ड। वहाँ पे एक तो स्पेस नहीं मिलता है और वहाँ पे टाइपिंग करना लिखना भी काफ़ी टफ होता है, डिफिकल्ट है। तो आई थॉट इट्स बेटर टू शिफ्ट ओवर टू दिस व्हाइट बोर्ड। एक तो यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है, दूसरा यहाँ पे इंसान काफ़ी अच्छे से इलाबरेट भी कर सकता है चीज़ों को। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपके पास प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपके पास थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपने प्रूव करना है रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन परसों भी करवाया था। आज हमारे पास है वी हैव टू प्रूव रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट 5 को आपने इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। देखो, मैंने परसों भी कहा था, बज़ाहिर तो आपको दिखता है रूट 5 इज एन इर्रेशनल। रूट 5 तो आपके पास इर्रेशनल दिखता है, लेकिन आपने इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल कैसे है। तो आपके पास एक ही मेथड है, वो है आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आप इसको प्रूव करेंगे कि रूट 5 जो है वो आपके पास इरेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन मींस जो ये नंबर है दिखता क्या आपके पास इरेशनल है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी में आपने इसको सपोज करना है कि इट इज नॉट इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल नहीं। इसको आप सपोज करके एज्यूम करके चलेंगे इट इज नॉट इरेशनल, देन व्हाट इज इट? अगर इरेशनल नहीं तो फिर क्या एज्यूम करेंगे? यानी आप इसको एज्यूम करेंगे ये रैशनल है। लेट अस सपोज भी लिख सकते हैं, एज्यूम भी लिख सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। रूट 5, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। मान के चलते हैं रूट 5 जो है वो रैशनल है। अब आप जानते हैं जो रूट 5 है उसको आपने सपोज किया, क्या सपोज किया? रैशनल सपोज किया। वी नाउ अबाउट रैशनल नंबर्स। हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर आपके पास ऑलवेज होता है किस फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में, जानते हैं ना। वेयर P एंड Q क्या होते हैं आपके पास? दोनों होते हैं ये इंटीजर्स। तो ये आपके पास दोनों क्या होते हैं? इंटीजर। अगर आपने इसको रूट 5 को एज्यूम किया है रैशनल, तो वी कैन राइट इट, हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू पी अपान क्यू। इसको आप लिख सकते हैं पी अपान क्यू, वेयर जहां पे आपके पास पी एंड क्यू आर, वेरी गुड, क्यू आर इंटीजर। ये आपके पास क्या है? इंटीजर्स। पी और क्यू इंटीजर्स तो हैं, लेकिन साथ में एक और चीज हम इसको लिखेंगे एंड यस होता है। रेशनल नंबर्स आपके पास होते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन एक और चीज आप इसको लिखेंगे p एंड q, p एंड q आर कोप्राइम्स। ये क्या होते हैं आपके पास? p एंड q आपके पास क्या है? कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम मींस, अब बात आती है कोप्राइम, एक होता है प्राइम, दूसरा होता है कोप्राइम। कोप्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। सपोज कि आपके पास 3 एंड मान के चलते हम 4। आप जानते हैं 3 के फैक्टर्स 1 3 एंड 4 के फैक्टर्स 1 2 एंड 4। यहां आप देख सकते हो इनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ कॉमन क्या है? 1। देन वी कैन से 3 एंड 4 क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम होने के लिए दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, या एक का कंपोजिट दूसरे का प्राइम होना जरूरी नहीं है। दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे आप ले सकते हो 8 है एक और दूसरा 9 लेके चलो, दोनों कंपोजिट दिखते हैं लेकिन दोनों क्या है? कोप्राइम है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर क्या है? 1 2 4 एंड 8। 9 के फैक्टर्स 1 3 एंड 9। देखो भाई कॉमन क्या है फिर से? 1। तो ये दोनों हो गए कोप्राइम। यहां लिखा आपने P एंड Q क्या है? कोप्राइम। इट मींस P और Q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इनका अगर कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम शो करेंगे कि P और Q का कोई और भी है कॉमन फैक्टर। इट हैज, P एंड Q हैज कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये आप शो करेंगे। देखिए अब यहां से आगे क्या होगा? आपने लिखा रूट 5 इज इक्वल टू P अपान Q। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा रूट 5 Q इज इक्वल टू P। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, P
p को इसके नीचे जो आपके पास 1 होता है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है लेकिन है, तो आप ये हो जाएगा आपके पास क्या, p बनेगा। √5q इज इक्वल टू p। अब इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से आपने स्क्वायरिंग कर दिया। अब देखो आगे क्या होगा, ये बनेगा √5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट, √5 डिस्कनेक्ट हुआ, कोई मसला नहीं है, चलो √5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। आपने स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ से, √5 पे भी स्क्वायर है एंड q पे भी स्क्वायर है, ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, आपके पास 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, हम लिखेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5, आ गया p स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर अपॉन 5, p स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब है p डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से हो रहा है। p को क्या माना है ऊपर आपने, p एंड q आर इंटीजर, इट मींस हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे here we can see p square is divisible by 5, hence p is also divisible by 5। देखो मैंने क्या लिखा, p स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 5 से, जिसका मतलब है p भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, p कैसे डिवाइड होगा, सवाल है ना। अब लेटर्स कैसे डिवाइड होते हैं, नंबर तो होते हैं लेकिन आपने इस लेटर को माना है कुछ, ये जो p स्क्वायर है इसको माना है आपने कुछ, इसको क्या माना आपने, इंटीजर माना है ना। तो p आप ऐसा इंटीजर ले लीजिएगा ना जो आपके पास, ऐसा तो नहीं लिखा है कि p कौन सा इंटीजर है, p कोई पर्टिकुलर है, 3 है, 6 है, 8 है, ऐसा नहीं लिखा, p एंड q आर इंटीजर, सिंपल लिखा है आपने। तो p ऐसा इंटीजर ले लीजिएगा ना, p आप ले लीजिए, जैसे 10 लेते हैं, p अगर 10 है तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा 100, p स्क्वायर हो जाएगा 100। क्या 100 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 100 5 से डिवाइड होता है ना, इट मींस अगर 100 होता है तो 10 भी होगा ना, वही लिखा मैंने। अगर p स्क्वायर होता है, p स्क्वायर मींस 100 होता है तो p भी होगा, p मींस 10 भी होता है। आपके पास p डिवाइड हो गया, हम करने क्या जा रहे हैं, हमने दिखाना है p और q का कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। अभी p का निकला 5, क्या निकला 5, अब हम q का भी निकालेंगे। इसको आप मान के चलते हो फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, आपने p को कर दिया डिविजिबल। अब हम करेंगे लेट p इज इक्वल टू, इसको आप मानोगे 5k, ये जो p है, p की जगह आप डालो क्या 5k, p स्क्वायर है लेकिन आप p की जगह सपोज करोगे 5k, k इज एनी इंटीजर, k भी आपके पास कोई भी इंटीजर है। देखो आप, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, फिर पहली इक्वेशन क्या बनती है, ये जो पहली इक्वेशन है, मैंने क्या कहा, p की जगह क्या पुट करना है आपने, p की जगह आपने 5k पुट करना है। आप लिखेंगे 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू, p की जगह 5k का, ठीक है। तो क्या हो रहा है आगे, 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू, 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास 25k का स्क्वायर, 25k का स्क्वायर। अब देखो आगे क्या होगा, इसको इधर ले आओ, 5q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू k का स्क्वायर। यहां से आगे हम इसको करेंगे, देखो 5q का स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू k का स्क्वायर, 5 1 5 5 5 25, क्या आया q स्क्वायर अपॉन 5, q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k का स्क्वायर। अब देखो यहां आपने क्या सपोज किया था, यहां आपने निकाला कि p स्क्वायर डिवाइड हो रहा किससे, 5 से। अब यहां आपने देखा q स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा किससे, 5 से। लेकिन अब वही बात आई पीछे वाली कि p कैसे होगा, जैसे p हुआ था वैसे ही q भी होगा, क्यों, क्योंकि p और q क्या है आपके पास इंटीजर। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, जैसे p डिवाइड हुआ ना वैसे ही q भी होगा। अब q भी ऐसा नंबर ले लो ना जो किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। हमने ऐसा नहीं लिखा है कि p कोई पर्टिकुलर नंबर है जो डिवाइड नहीं होता, आपने सिंपल लिखा है इंटीजर है, तो इंटीजर में आपके पास ऐसे नंबर्स भी हैं जो डिविजिबल हैं किससे, 5 से डिविजिबल है,
तो जैसे p देखा था आपने हर 10 लेके, उसी तरीके से q भी देख लो कोई और नंबर लेके, अगर q स्क्वायर भी डिवाइड होगा, सिमिलरली क्या होगा उससे q भी डिवाइड होगा। जैसे मैंने एग्जांपल करी ना यहाँ, जैसे आप मान के चलते हो q ले लो ना, आप q ले लो, आप क्या 20 ले लेते हो, जरूरी नहीं है 20, ऐसा नंबर ले लो जो उससे डिवाइड होता है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। अब देखो 400 भी डिवाइड होगा 5 से, और 400 अगर होता है तो 20 भी होगा, जाहिर सी बात है 20 भी होगा। यहाँ हम देख लिखेंगे फिर here q square is divisible by 5, which means जिसका मतलब है q is also divisible by 5। अगर q स्क्वायर डिवाइड होता है किससे 5 से, जिसका मतलब q भी डिवाइड होता है 5 से। अब इससे क्या मिला, आपने लिखा था p और q क्या है को प्राइम, यानी 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने यहाँ प्रूव किया कि p और q का कोई और भी कॉमन फैक्टर है, वो क्या निकाला आपने 5। इट मींस अगर 5 है इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कोई और भी हो सकता है। हेंस हम लिखेंगे p and q are not कोप्राइम, ये क्या है कोप्राइम। अगर ये कोप्राइम नहीं है, आपने अब कोप्राइम हमने पहले लिखा था, लेकिन अब आया हमारे पास p and q कोप्राइम नहीं है। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो फिर हम आगे क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट ये कॉन्ट्रेरी है, यानी जो आपने सपोज किया था उसके अगेंस्ट आ रहा। आपने सपोज क्या किया था, इसको सपोज किया था क्या रैशनल। अब अगर ये कोप्राइम नहीं आया, रैशनल के बाद इसको आपने कहा था कोप्राइम कहा था, तो लेकिन कोप्राइम नहीं है। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो मतलब जो हमने फैक्ट सपोज किया था कि रैशनल है, उसके कंट्रेरी में आ रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि जो आपने सपोज किया था कि √5 रैशनल है। अगर √5 रैशनल नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कैसे, ये जो अगेंस्ट में आया आपके पास, कॉन्ट्रेरी में आया, ये आया कैसे, क्योंकि आपने सपोज ही गलत किया था। हमें बेशक दिखता है √5 इरेशनल है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही है। हम अपोजिट मेथड को लेके चलते हैं किसी नंबर को प्रूव करने के लिए जो ऑलरेडी होता है, लेकिन उसको प्रूव करना है। फिर हमारे पास मेथड बचता है एक ही, वो होता है आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रेरी वही कह रहा हूं, ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कैसे, क्योंकि आपने इसको सपोज ही गलत किया था। अब हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन rises due to our wrong supposition। assumption भी लिख सकते हो, supposition भी लिख सकते हो, supposition। And so we conclude √5 is an irrational। इसका मतलब है √5 आपके पास क्या है, irrational है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, prove that 5 + 3 √7 is an irrational। आपकी बुक में ऐसा नहीं है, आपकी बुक पे दिया है 3 + 2 √5, लेकिन मैंने चेंज करके डिफरेंट बना दिया, चेंज कर दिया मैंने। इसमें कोई इशू नहीं है, आप वही कर सकते हैं, आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। जो आपके पास है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने तरीका याद रखना है, प्रोसीजर याद रखना है, कैसे करना है आपने उसको फॉलो करना है। चलिए जी, फिर से वैसा ही मेथड, कॉन्ट्रेरी मेथड जो आपके पास था उसी को हम सपोज करके चलेंगे, जो आपके पास था उसी को हम लेके चलेंगे। देखिए 5 + 3 √7 आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। Let us assume that 5 + 3 √7 is a rational number। आप सपोज करके चलो, फिर से कॉन्ट्रेरी मेथड है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। You supposed that 5 + 3 √7 is a rational number। Similarly, as we did in previous question, जैसे हमारे पास पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या किया हमने,
आपने सपोज किया ये रैशनल है। अगर आपके पास ये रैशनल होता है देन हमें एक चीज मिलेगी, हम इसको लिख सकते हैं 5 + 3√7 इज इक्वल टू पी अपान क्यू, वाई पी अपान क्यू। क्योंकि रैशनल जो होता है वो आपके पास ऑलवेज किस फॉर्म में होता है, पी अपान क्यू की फॉर्म में। यहां आप लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। हाँ √4 भी तो रैशनल है, वो कहाँ p/q? क्या √4 भी तो है रैशनल। √4 का अंडर ये 2 हो जाएगा। √4 आपके पास रैशनल आता है, वो इरेशनल कहाँ है। चलिए इधर ध्यान रखिए, इधर ध्यान रखिए। 5 + 3√7 आपके पास हो गया किसके बराबर, ध्यान रखो इस बार। 5 + 3√7 किसके बराबर हो गया, 5 अपान ये p अपान क्यू। क्यों क्यों, क्योंकि आपने इसको सपोज किया है ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो आपके पास आ जाता है p अपान क्यू की फॉर्म में। अब आगे क्या होगा, इस 5 को आप उधर ले जाओ, आप लिखें 5 इज इक्वल टू p माइनस p अपान क्यू माइनस हो जाएगा आपके पास 3 + √7, 3 + √7। अब देखिएगा 5 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ हो जाएगा आपके पास p, नहीं इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरा कुछ हम सब इसको दूसरे वाले को ट्रांसपोज करेंगे हम उधर की तरफ। हम लिखेंगे 3√7 इधर ही, 3√7 इधर ही रखो, आप 5 को उधर ले चलो, इज इक्वल टू 5 अपान क्यू, सॉरी p अपान क्यू माइनस 5 लिखे आप, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से 3√7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा p माइनस 5q अपान, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, p को किया q को 5 से किया, क्या आया p माइनस 5q अपान q। अब देखो ये पूरा नंबर जो है आपके पास, इसको आप रैशनल कह सकते हो क्या, ये क्या है आपके पास क्यों, क्योंकि p/q क्या है आपके पास रैशनल है। p/q अगर रैशनल है तो p माइनस 5q अपान q भी आपके पास क्या है, रैशनल है। p में से 5q अपान q ये भी आपके पास रैशनल है। यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी वो तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये बन रहा है आपके पास p अपान q माइनस 5q अपान q। ये आपके पास फिर से ये कैसे बनेगा, आप इसको जैसे ऊपर इनिशियल फॉर्म में था वैसा ही हो गया, p अपान q माइनस 5q अपान q। ये पता चला कैसे आया, ठीक है। अब देखो ये भी आपके ये हो गए, इसको आप कह सकते हैं ये क्या है आपके पास रैशनल है। इस साइड से आ रहा है आपके पास रैशनल, लेकिन पीछे आपने प्रूव किया, क्या प्रूव किया था, ये आपके पास √5 √3 आपके पास क्या है इरेशनल है। तो यहाँ से क्या आ रहा है इरेशनल आ रहा है, इस साइड से क्या आ रहा है, बेशक 3 है, 3 रैशनल होता है, लेकिन जब रैशनल के साथ इरेशनल के साथ रैशनल लगता है वो उसको वो रैशनल भी आपके पास इरेशनल ही बन जाता है इस तरफ से। सो वी कंक्लूड, ध्यान रखना, इट मीन्स कि इस साइड इरेशनल आ रहा है, उस तरफ से क्या आ रहा है रैशनल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। ये ऐसे क्वेश्चंस का जो पहले वाला क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट में कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं here 3√7 is rational and ये वाला p minus 5q अपान q is an irrational। ये एक रैशनल आ रहा है, दूसरा इरेशनल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं hence या therefore, जो भी आप लिखना चाहें hence लिखें या therefore लिखें, therefore rational cannot be equal to irrational। देखो क्या मैंने कहा ना, ये रैशनल है, ये क्या है इरेशनल है, इसको आपने सपोज किया है रैशनल है तो इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, बीच में क्या है इक्वलिटी का साइन है ना। इक्वलिटी का साइन क्या मतलब होता है, इक्वेशन LHS RHS के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल है, तो इस साइड से रैशनल इस साइड से इरेशनल, रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। हेंस वी कंक्लूड
that 5 plus 3 root 7 is an irrational। यहाँ आप और भी ऐड कर सकते हो अपने स्टेटमेंट में। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट जो पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 5 plus 3 root 7 is rational। जो आपने सपोज किया, ये रैशनल सपोज किया था, तो ये रैशनल नहीं आ रहा। इफ इट इज नॉट रैशनल वी कंक्लूड इट इज इररेशनल। मैं बीच में एक दो स्टेटमेंट मिस किए, आप लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट फाइव प्लस 3 root 7 is rational and this contradiction has arisen due to our wrong supposition, so we conclude that this given number is an irrational number। ठीक है, नंबर 3 में हमने प्रूव करना है कि 1/√2 जो है irrational नंबर है। as we did in previous 2 questions, similar है आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी। आपने इसमें प्रूव करना है 1/√2 is an irrational number। so let's begin। हमारे पास जो मेथड है दैट इज कॉन्ट्रेरी मेथड। आप जानते हैं कॉन्ट्रेरी मेथड में क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कॉन्ट्रेरी मेथड में हम नंबर को वो सपोज करके चलते हैं जो वो होता नहीं है। यानी कि आपके पास आपने लेट अस सपोज, हम लिखेंगे लेट अस सपोज 1/√2 is a रैशनल नंबर। मान के चलते हैं ये एक रैशनल नंबर है। If 1/√2 is a rational number, आपको दिखता है बेशक ये रैशनल नहीं होता, वही कहा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में आपके पास आप नंबर को वो सपोज करके चलते हैं जो वो नहीं होता है। तो 1/√2 आपके पास रैशनल नहीं है, लेकिन आपने सपोज किया क्योंकि आप स्टेट हम वर्बली कहेंगे कि 1/√2 इज एन इरेशनल, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो आपने क्या चीज आपके पास आपने इसको प्रूव करना है कि इरेशनल दिखता है, लेकिन प्रूव करो भाई इसको कैसे है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमने इसको सपोज किया ये रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो देन 1/√2 कैन बी रिटन इज इक्वल टू p अपॉन q। 1/√2 को हम p अपॉन q की फॉर्म में p अपॉन q लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं रैशनल नंबर जो होते हैं वो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। आगे लिखेंगे हम where p and q are integers। p and q जो है वो आपके पास integers हैं and moreover उसके अलावा p and q are co-prime number। p और q जो है वो आपके पास co-prime numbers है। p and q अगर आपके पास co-prime है it means p and q has no common factor other than 1। जरूरी है क्योंकि co-prime वही होता है जिसका कॉमन फैक्टर, जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो p और q का कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है। तो आगे क्या होगा, ये बनेगा q इज इक्वल टू √2p, या आप लिख सकते हैं √2p इज इक्वल टू q। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही हम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप स्क्वायरिंग दोनों तरफ से कर दीजिएगा, यू विल गेट आपके पास क्या आएगा √2 लिखिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा √2p का स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर। नाउ अब देखिएगा ये √2 पे भी स्क्वायर है, p पे भी स्क्वायर है। आपके पास ये क्या होगा जब आप लिखेंगे √2 का स्क्वायर एंड p का स्क्वायर, अलग अलग करके लिखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ अलग करके क्या होगा। देखिए आपके पास ये रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 2p का स्क्वायर। यू विल लेफ्ट विद 2p का स्क्वायर। एक और चीज होती है कि रूट कैसे कैंसिल किया जाता है। आपने देखे अगर आपके पास √3 है उसका स्क्वायर है तो आप रूट और ये स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देते, ये कैसे होता है। असल में √3 की वैल्यू जो होती है दैट इज 1 अपॉन रूट की, नॉट √3, रूट की वैल्यू जो होती है दैट इज 1 अपॉन 2 और बाहर से पावर क्या है दैट इज पावर 2 दिया है। एंड दिस ये जो पावर है ये 1/2 एंड इनटू 2 है, ये और ये कैंसिल हो जाता है, यू आर लेफ्ट विद 1, 3 की पावर 1 बचता है दैट इज इक्वल टू 1। इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट, आपके पास फिर से वही नंबर आ जाता है जो बेस होती है आपके पास। यहाँ आपके पास 2p का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू q का स्क्वायर। अब देखिएगा आप लिखेंगे p का स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2, p स्क्वायर आया q स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका मतलब है q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। हम लिखेंगे हेयर वी कैन सी
क्यू स्क्वायर हम देख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड है, डिविजिबल बाय, ये 2 से डिविजिबल है, इट विच मीन्स, जिसका मतलब है which means q is also divisible by पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कैसे एक लेटर डिवाइड होता है। आपने क्यू पी और क्यू इंटीजर्स लिए हैं, क्यू भी एक इंटीजर है। मैंने कहा क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्यू स्क्वायर मींस क्यू आपके पास इंटीजर है तो ले लीजिएगा ना, आप 6 ले लीजिए क्यू, तो क्यू का स्क्वायर बनेगा आपके पास 36, and we know that 36 is divisible by 2, and if 36 is divisible by 2 then its square root, that is 6, इसका square root जो कि आपके पास 6 है, 6 भी तो divide होता है 2 से, that's why I wrote here कि q square is divisible by 2, which means q is also divisible by 2। ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब देखिए q जो है वो डिवाइड हो गया 2 से, q का यानी अगर q डिवाइड हो रहा है 2 से, इट मींस कि q का कॉमन फैक्टर, आपके q का फैक्टर जो है वो 2 भी आए। अब यही फैक्टर आपने p का भी शो करना है। हम लिखेंगे लेट q इज इक्वल टू 2k। q को आप 2k मान के चलते हैं, k इज एनी इंटीजर। अब देखिएगा देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, फिर आपके पास पहली जो इक्वेशन है वो क्या बनती है, फर्स्ट इक्वेशन आप लिखेंगे 2p का स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, आपने q की जगह 2k डालना है, 2k का स्क्वायर, ये बनेगा 2p का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर, which means 2p square upon 4 is equal to k का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास 2 1 2 2 2 4, यहाँ आपके पास ये बचेगा p स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं यहाँ से आगे इधर लिख रहा हूँ p स्क्वायर, इधर लिख रहा हूँ, चलिए बच रहा है p स्क्वायर अपॉन 2, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब इज इक्वल टू k का स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, हम लिखेंगे here p square is divisible by 2, which means, जिसका मतलब है p is also divisible by 2। if p square is divisible by 2 then it is obvious कि p भी आपके पास 2 से डिविजिबल होगा। आप देखिएगा आपने लिखा था p and q are co-prime means p and q have no common factor other than 1, but we proved here, we showed that p and q have common factor, that is 2। p का भी common factor है and q का भी common factor है जो कि आ रहा है 2। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही होगा, और भी p और q के अलावा कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। इट मींस जो आपने को प्राइम माना था दैट इट कॉन्ट्रडिक्शन इज बीइंग राइजन, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर p एंड q आर नॉट को-प्राइम, p एंड q जो है वो को-प्राइम नहीं है। इफ p एंड q जो है आपके पास को-प्राइम नहीं है, तो मतलब आपने जो इनको p एंड q को को-प्राइम माना था, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो रहा है। हम लिखेंगे दिस contradicts the fact that 1 upon root 2 is a rational number। इसका मतलब जो आपने सपोज किया था ये रैशनल नंबर है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। Hence we conclude, हम लिखेंगे we conclude, अगर रूट 2 रैशनल नहीं है देन क्या होगा, फिर फाइनली एक ही ऑप्शन है, we conclude that 1 by root 2 is an irrational number, ये आपके पास irrational number है। Hence proved, यही आपने शो करना था, it was hence proved, यही आपने शो करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।
नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है, दैट इज now we have second part of question number 3, that is prove that 7 root 5 is an irrational number. सिमिलर तरीका है, जैसा हमने पीछे किया वैसा ही यहाँ पे भी है. लेट अस सपोज, लेट अस एज्यूम, हम मान के चलते हैं आपके पास 7 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. आप इसको मान के चलते हैं ये एक रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर है देन हमारे पास 7 रूट 5 वी कैन राइट इट इक्वल टू p अपॉन q. वाई यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. p एंड q क्या है आपके पास, इंटीजर्स है. अगर ये p अपॉन q की फॉर्म में है, क्योंकि रैशनल नंबर आपके पास होता ही है p अपॉन q की फॉर्म में, दैट्स वाई कि हमने लिखा 7 रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q. आपके पास आया, आपने मल्टीप्लाई इस 7 को उधर ले लिया तो 7 यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई में है रूट 5 के साथ तो उधर गया, ये डिवाइड में हो गया, रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q. अब देखिएगा यहाँ पे ये पूरा आपके पास आ रहा है एक रैशनल नंबर एंड ये आपके पास है इररेशनल नंबर. यहाँ लिख सकते हैं हेयर वी कैन ऑब्जर्व, इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट, पिछले जो पीछे क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा शॉर्टकट है. वी कैन ऑब्जर्व यहाँ, या आप दूसरे तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट किया उस तरीके से भी इसको आप आगे स्क्वायरिंग करके आगे और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेंथी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इस चीज को आप कंक्लूड कर सकते हैं. हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट रूट 5 इज रूट 5 इज एन इरेशनल. रूट 5 जो है इरेशनल है एंड 7 अपॉन सॉरी एंड p अपॉन 7q. अगर रूट 5 इरेशनल है एंड p अपॉन 7q जो है इज ए रैशनल, वो एक रैशनल है. यहाँ पे एक तरफ से रैशनल दूसरी तरफ से इरेशनल आ रहा है तो बीच में इज इक्वल टू है, तो हम लिखेंगे रैशनल, therefore rational cannot be equal to irrational. रैशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है. therefore hence 7 रूट 5 is an irrational number. आगे एक और, यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हैं, this contradicts the fact, this contradicts the fact that 7 root 5 is irrational and contradiction rises. why it rises, हम जानते हैं कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ही क्यों, क्योंकि हमने सपोजिशन ही गलत किया था. रैशनल नहीं है लेकिन हमने सपोज किया ये रैशनल है तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. कॉन्ट्रडिक्शन राइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन. assumption लिख सकते हैं या सपोजिशन लिख सकते हैं, assumption. Hence, so we conclude that 7 root 5 is an irrational. 7 root 5 जो है वो आपके पास क्या है, irrational नंबर है. काफी आसान है, आपने एक क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना है, that is and which makes rest of the question very easy. बाकी वाले क्वेश्चन आपके पास काफी आसान हो जाते हैं. चलिए जी, we have last part of question number 3, that is same as it was I think question number 2. ये बिल्कुल question number 2 का जैसा है. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. यहाँ पे आपने इसको फिर से इरेशनल ही प्रूव करना है एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, या एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. सो मेक श्योर कि आप इस एक्सरसाइज की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं. चलिए
हम लिखेंगे लेट सपोज 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। फिर से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड आपने अप्लाई किया। अगर इरेशनल नंबर है देन हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी अपान क्यू। अब फिर से वही पी एंड क्यू इंटीजर्स है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वही फिर से लिख सकते हैं आप। नाउ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका रूट 2 इज इक्वल टू पी अपान क्यू माइनस 6, which implies आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट, आपको मिलेगा p माइनस 6q अपान q। अब देखिए हम कहाँ पहुंचे, जैसे पीछे क्वेश्चंस में था, ये आपके पास एक रैशनल है, ठीक है, एंड यहां से आ रहा है आपके पास एक रैशनल, ठीक है, एक तरफ से रैशनल एंड दूसरी तरफ से इरेशनल। फिर से वही चीज के रैशनल इरेशनल के इक्वल, रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। अभी रैशनल कैसे, क्योंकि p अपान q अगर रैशनल है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास आया वो भी आपके पास रैशनल ही होगा। यहाँ फिर से लिखेंगे आप, here we can see या we can observe, हम लिख सकते हैं यहाँ पे that रूट 2 इज एन इरेशनल, रूट 2 जो है आपके पास इरेशनल है, एंड p माइनस 6q अपान q इज इरेशनल, वो आपके पास रैशनल है। एक इरेशनल, दूसरा रैशनल है। देयरफॉर रैशनल जो होगा आपके पास, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू, रैशनल जो होगा वो irrational cannot be equal to irrational, रैशनल इरेशनल के इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं है। आप जानते हैं रैशनल की डेफिनेशन और इरेशनल की डेफिनेशन, रैशनल नंबर्स होते हैं p अपान q की फॉर्म में, लेकिन इरेशनल होते हैं जो p अपान q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकते, वो हो गया आपके पास इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकते, आप इसमें इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact, ये contradict करता है इस fact को, that के root 6 plus root 2 is a rational, and this contradiction हुआ कैसे, फिर से आप लिख सकते हैं contradiction rises, contradiction जो हुआ, contradiction rises due to our same चीज wrong supposition, ये हमने गलत सपोज किया था, दैट्स व्हाई की कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। Hence we conclude, हम कंक्लूड करते हैं that 6 plus root 2 is an irrational number, ये आपके पास एक irrational number है। So this was your third exercise of first chapter 1.3। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं एंड टोटल मिला के आपके पास 5 पार्ट हो जाते हैं, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने टफ भी नहीं है, आसान ही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।